मित्रों नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी में। मैं आदित्य कुमार चौरसिया आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत है जिनसे आप बहुत पहले से मुख़ातिब और वो हैं दोपहर मेट्रो के प्रधान संपादक श्री राजेश सिरोठिया जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं कि सर ने बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार जैसे दैनिक भास्कर, आउटलुक और नई दुनिया जैसे अखबारों में एक लंबी भूमिका अदा करी है। तो सर, पत्रकारिता में जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण होता जा रहा है, तो आपने पत्रकारिता के 4 दशक में कैसे ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं? आज उस पे आपसे चर्चा। आपको बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत पे जो पत्रकारिता का जो उदय हुआ जी, बुनियादी रूप से, तो वो 1824 में उदंत मार्तंड करके हिंदी का अखबार निकला था। जी, तो बंगाल का हिंदी गज़ेट निकला था। फिर उसके बाद में आज़ादी की लड़ाई का दौर आया तो एक मिशनरी भाव से कुछ पत्रकार, ये गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत सारे जर्नलिस्ट, खुद महात्मा गांधी भी जो है उन्होंने पत्रकारिता की अपने और देश में आज़ादी का अलग जगाया। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद नया संविधान बनने के बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई पत्रकारिता में और एक आपातकाल का एक ऐसा दौर भी आया जबकि प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। जी, तो उस प्रेस सेंसरशिप के दौर में पत्रकारों ने कैसे काम किया वो तो अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन मैं उस इमरजेंसी के दौरान जिस तरह के वातावरण था, जी। उसका एहसास कर सकता हूँ। बहरहाल मेरी पत्रकारिता के जो सफ़र है उसकी शुरुआत 1984-85 में मैंने सागर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की। जी। मैं था साइंस का विद्यार्थी, बीएससी साइंस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने पत्रकारिता को आपको पहले से निर्णय आपने ले लिए थे कि मुझे जीवन में पत्रकार ही बनना है। हाँ, वो असल में एक ऐसी घटना हुई थी जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, जी, तो मेरे पिताजी ने मैं होनहार छात्र माना जाता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मिनिस्टर स्कूल में जी। एडमिशन इसलिए कराया कि उनके मित्र जो है वहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बहुत सारे टीचर्स उनके पहचान गए थे कि हमारा इकलौता बेटा है, वो निगरानी में रहेगा। तो स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। तो हमारे जो एक टीचर थे सुरेश श्रीवास्तव जी, जो यहाँ एक आईएएस रिटायर्ड है, मनीष श्रीवास्तव जी उनके चाचा जी हैं। वो इंग्लिश का निबंध लिखा रहे थे। जो लिखा रहे थे, देयर आर गुड फर्नीचर, देयर आर वेरी गुड डिसिप्लिन, देयर आर वेरी गुड प्लेग्राउंड, जी। एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो मैं एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि मैं तो टाट पट्टी पे बैठ के जो है ये पढ़ रहा था, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या आप इस तरह का बोल रहे हैं? कैसा स्कूल में है क्या? आप बोल रहे हैं कि अच्छा फर्नीचर है, हम ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन करना, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। मैंने कहा, आपने कहा बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, हमने कहा वहाँ लोग जुआ सट्टा खेलते हैं। जी। तो खेल की गतिविधियाँ होती नहीं है। तो एकदम वो स्टन रह गए, सन्न एकदम रह गए, तो बचपन से मतलब आप में एक तो सवाल करने की एक तो वो ताकत। मुझे एकदम लगा ना कि वो मैंने सवाल पूछते, वो 1 सेकंड को अतरप रहे, बाद में उन्होंने आया, उन्होंने मेरी पीठ को लोग झुकाया और पीठ पे खूब मुक्के मारे। अरे बाप! कहने लगे, आप जो है क्या इस तरह से अपने संस्थान की बुराई करेंगे? आपके माता-पिता गुरु खराब होंगे तो क्या उनकी बुराई करेंगे? कुछ ऐसे ही चलता रहा, मतलब कोई एक तरह से पत्रकारिता का बीजारोपण जैसा हो गया था कि ये जर्नलिज़्म जो है अपने करना है, मतलब पिताजी चाहते थे डॉक्टर बनो, इसलिए मैंने मैथ से हायर सेकेंडरी करने के बाद बायो में बीएससी की। लेकिन मैंने फिर पिताजी को बता दिया कि मैं जर्नलिज्म करूँगा और मैं सागर यूनिवर्सिटी में एक कोर्स खोला है, वो 16 सीटें जो है अनारक्षित हैं, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा हूँ। सेकंड पोजीशन मेरी आई एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फिर मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों साथ में, आज के जैसा नहीं है कि अलग-अलग सब में कर दी गई हो। जी, उसकी पढ़ाई की, उसमें जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन भी था, रूरल कम्युनिकेशन भी था, आपका जो है एडिटिंग, रिपोर्टिंग, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइज़मेंट, न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, प्रेस रिलेटेड लॉ, ऐसे बहुत सारे 9 तरह के पेपर हुआ करते। हिंदी में सबकी कोई चीज़ें थी नहीं, तो सागर की जो डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय के रूप में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में हैं,
तब सागर विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था। तो उसकी जो लाइब्रेरी है वो मध्य प्रदेश की सबसे रिच लाइब्रेरी मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था। तो उनके पास जो किताबें थी सब अंग्रेजी की थी, चाहे मास कम्युनिकेशन की हो या जर्नलिज्म की हो। तो बड़ा वो लगता था कि मैंने फिर अपने जब 3 दशक पूरे हुए जर्नलिज्म के, तो मैंने एक किताब लिखी, खबर नवीसी आप बीती आंखों देखी। और वो इसीलिए लिखी थी कि नए बच्चे जो आते हैं उनके लिए एक हैंडबुक जैसी हो, क्योंकि जिस तरह से वकालत का पेशा है, डॉक्टरी का पेशा है, राजनीति है, उसे पत्रकारिता की व्यवहारिकता का पेशा है। इसमें थ्योरी तो आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको सही ज्ञान जब आप ज़मीन पे पहुंचते हैं तो मैदानी अनुभव से मिलता है। तो मैंने उस किताब को इसीलिए मैंने लिखा था। तो अगर आप कहें उस समय जो जर्नलिज्म का दौर था, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप नवभारत टाइम्स से की, और भारत के जो अब तक के जो हिंदी के संपादक रहे हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ संपादक स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी, उनके अधीन हमें काम करने और सीखने का मौका मिला क्या बात है ना। और वहाँ तो मैंने 1 महीने की इंटर्नशिप करना थी सरकार उसपे, मैंने यूनिवर्सिटी के मानदंडों के हिसाब से, लेकिन मैंने 2.5 महीने तक काम किया और सीखा वहाँ। यूएनआई में भी मैंने काम किया था ताकि न्यूज एजेंसी का काम भी समझूं, जबकि एक ही इंटर्नशिप जरूरी थी लेकिन दो दो की। बहरहाल ये जानने के लिए कि जर्नलिज्म कैसे, अखबार कैसे बनता है, कहाँ से खबर आती है, कैसे स्रोत होते हैं, सारी चीज़ें क्या। उस समय बहुत सीमित स्रोत थे, एजेंसी में पीटीआई यूएनआई थी, और तब तक जो है हिंदी की यूनि वार्ता और पीटीआई की भाषा जी वो भी खुल रही थी। तो उस दौर की पत्रकारिता जो है, उस पत्रकारिता के दौरान एक चीज़ थी कि अखबारों की बहुत साख थी। अखबारों में छपे हुए शब्दों का बहुत महत्व था। बिल्कुल, राजेंद्र माथुर जी ने कहा था कि आप दिल्ली में पत्रकारिता शुरू कर सकते हैं इंटर्नशिप के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं अगर असली भारत को जब तक नहीं समझूँगा जो गाँव में बसता है, पहले मैं वहाँ की रिपोर्टिंग करना चाहूँगा। तो मैंने तो वो बड़े खुश हुए, और वो ग्रामीण पत्रकारिता को बहुत बढ़ावा देते थे, वो युवा पत्रकारों को बहुत बढ़ावा देते थे। तो उन्होंने मुझे बुंदेलखंड का स्ट्रंगर बना दिया। क्या दो किस सन की बात है सर ये? ये 85 85 86 85 में, मतलब 86 में तो भोपाल आ गया था। तो 85 में मैंने शुरू किया गाँव खेड़ों में के जाके, वहाँ के कौन से परंपरागत कुटीर उद्योग थे, कौन से डेवलपमेंट जर्नलिज्म पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और इस पर नहीं किया, डेवलपमेंट जर्नलिज्म। और डेवलपमेंट जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि केवल विकास की खबरें, विकास की विसंगतियाँ क्या हैं, वो उन सारी चीज़ों को किया। मैं ये लेकिन मैं आपकी आपने जो सवाल किया मैं उस पे आता हूँ थोड़ा-सा, मैं इसलिए थोड़ा समय ले लिया जी, कि 4 दशक पहले क्या स्थिति थी। तो मैंने कहा कि एक तो साख बहुत थी, आपके छपे हुए शब्दों का महत्व था। नई दुनिया जैसा अखबार, इसको हिंदी की पाठशाला कहा जाता था। उसमें अगर कभी किसी दिन धोखे से भी छप गया कि कल इंदौर बंद रहेगा, जी। इंदौर बंद हो गया था, अरे बाप रे! जबकि किसी ने आह्वान नहीं किया था। एक प्रभाव था पेपर का। एक प्रभाव था, और बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। और प्रेस सेंसरशिप जब लागू हुई थी आपातकाल में, जी, तो राजेंद्र माथुर जी ने फ्रंट पेज पर कुछ नहीं किया अपना विरोध प्रदर्शन के लिए। एडिटोरियल पेज पर, जो फ्रंट पेज पर जो है, एक संपादकीय का पर लिखा संपादकीय, वो खाली जगह छोड़ दी, जी। क्वेश्चन मार्क लगा के, वो कि हमारी संपादकीय आज़ादी छिन चुकी है, उसको मतलब ये। अरे बाप रे! हुँ। बाद में राजेंद्र माथुर जी जब 84 में वहाँ पहुँच गए, नवभारत टाइम्स दिल्ली के प्रधान संपादक हुए, तब मेरा उनसे मैंने साहब का पढ़ा, उनसे रूबरू हुए, आमने-सामने। जाना पहचाना। जी, और वो चूँकि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ संपादक होने के बावजूद, उनका बैकग्राउंड क्या था, इंदौर के गुजराती कॉलेज में वो अंग्रेजी के प्रोफ़ेसर थे, वहाँ से वो हिंदी में आए। तो उनका इतना ज़ोर था कि हमारे सब एडिटर्स जो हैं, वो आलस करते हैं, एजेंसी की खबरों को जस का तस लगा देते हैं। उन्हें हिंदी की एजेंसी की खबरें अलग कर दी। उन्होंने कहा आप अंग्रेजी से ट्रांसलेट करो। जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले चीफ साहब होते थे वहाँ, राकेश कपूर, उनको बुलाया कि आप ये उनको एक टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी दीजिए और कहिए कि नवभारत टाइम्स को हिंदी के लिए बना के लें। जब मैंने उसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट नहीं किया, मैंने 2 चीज़ें होती हैं। एक शब्दानुवाद होता है, जो कि आप ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं।
एक भावानुवाद होता है कि उस खबर का भाव क्या है, ये उस वो भाव को अपनी भाषा में उतारना, वो भावानुवाद। तो वो उससे बड़े प्रभावित हुए। फिर बाद में 89 में इधर आ गया था, भास्कर में आ गया था, फिर नई दुनिया आ गया। फिर नई दुनिया में रहते हुए प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वर्कशॉप हुआ बनारस में, तो वहाँ राजेंद्र माथुर जी आए, वो 5 दिन रहे वो, सिर्फ इसलिए कि नए और युवा प्रतिभाओं को हमें तराशना है। वो उनमें उनमें जील थी इस बात की। और वहाँ वो 2 घंटों बिताते थे, बताते थे कि कैसी लेखन शैली। आज तो इंग्लिश का दौर चल गया बिल्कुल, है बहुभाषी हो गए। है ना, बहुभाषा है। लेकिन उनकी भी लैंग्वेज वैसी थी, सरल भाषा में, क्योंकि भाषा का अंततः उद्देश्य होता है किसी चीज को आपको अगले तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। तो अगर आप बहुत क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नहीं पहुंचेगा। आज अंग्रेजी में भी आप देखिए, आप क्लिष्ट शब्दों की वो साहित्यिक अंग्रेजी, साहित्यिक हिंदी सब एक हो गई। अब एक ऐसी हुई कम्युनिकेबल लैंग्वेज हो गई। नॉर्मलाइज हो गई है काफ़ी। तो वो उन्होंने शुरू किया। मुंशी प्रेमचंद जी की आप अगर वो चीजें पढ़ेंगे, वो भी छोटे छोटे वाक्य, यानी कहते कि एक विद्यार्थी के हिसाब से कहें कि आप एक बार में जितना बोल सकते हो उतना ही आप सुन सकते हो, उतना ही लिखना चाहिए आपको। हुँ, तो वो आपको, आप अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। नहीं तो आप अपना एक मैसेज सपोज करिए ए भेजा किसी को, और वो सामने वाले के कानों तक पहुंचते पहुंचते बी हो गया, उसकी आंखों के सामने पढ़ते पढ़ते बी हो गया, तो आपके कम्युनिकेशन का बेरियर हो गया। तो ये चीजें कि 15-16 शब्दों से ज्यादा बड़ा वाक्य नहीं हो, लंबे लंबे वाक्य नहीं हो कि गाड़ी भोपाल से चली और बिना विदिशा क्रॉस करते हुए झांसी में जाकर रुकी, ऐसा नहीं हो, पता चला 60 शब्दों का, 100 शब्दों का। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई उस चीज को। फिर मैं इधर भोपाल आया, नई दुनिया, भास्कर के बाद नई दुनिया में, तो मदन मोहन जोशी जी थे। वो बहुत ही ललितपूर्ण भाषा से भरे हुए थे। जी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे, पहले ब्यूरो चीफ के रूप में, फिर बाद में संपादक के रूप में हम लोगों को अच्छे अच्छे विषय कैसे चुने जाते हैं, खबर कैसे रखी जाती है, ये सारी चीजें सिखाई। तो वो चीजें तब तब जर्नलिज्म को खुद जाके फील्ड में जाके करना पड़ता है। बिल्कुल। और राजेंद्र माथुर जी ने जो बहुत सारे जो लेख लिखे हैं, उनकी जो किताब सामयिक प्रकाशन ने जारी की है, राजेंद्र माथुर जी की लेखों के अंश, अगर आप उनको आप पढ़ेंगे तो वो 85 से 90 के बीच में लिखे गए उनके जो लेख हैं, आप आज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनने उस चीज को इतनी दूरदर्शिता थी कि उस चीज को तब विजुलाइज कर लिया था। ओके। हमने एक बार उनसे पूछा आपसे कि आपकी नज़र में आदर्श संपादक कौन है, तो उन्होंने कहा वही है जिसको अपने सबॉर्डिनेट से डर नहीं लगता हो। हुँ, तो आपसे देखिए, वो माध्यम, उनको प्रधानमंत्री से बुलावा आता था चाय नाश्ते के लिए। वो आलोक मेहता जी उस समय विशेष संवाददाता होते थे, उनको भेजते थे कि तुम जाओ, तुम्हारा काम, मेरा क्या काम है सर है। क्या बात! ठीक है। तो ऐसे महान संपादक राजेंद्र माथुर जी रहे। उसी की छवि आलोक मेहता जी में भी दिखाई दी। जब मैंने आउटलुक में उनके साथ काम किया तो फ्री हैंड दे से, तो ऐसा नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हेड हो तो यहीं की बात हो। तो वो फ्रीनेस जो है जर्नलिज्म की चलती रही। राजन माथुर जी से एक बार पूछा कि प्रिंट जर्नलिज्म का दौर कब तक है? तो उन्होंने कहा कि जब तक जो ये निजी दूरदर्शन चल रहा है, ये सरकारी, जब ये अगर निजी चैनल में कन्वर्ट होगा तब तक प्रिंट मीडिया को कोई खतरा नहीं। ओके, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो उसने प्रिंट की खबरों को पिक करके डेवलप किया। ठीक है, प्रिंट की खबरों को पिक करके डेवलप किया। और लेकिन धीरे धीरे ऐसा दौर आता गया कि प्रिंट मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉलो करने लगा। जी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो खबरें थी, या आज भी होती हैं, कुछ गंभीर विषयों पर अच्छी बहस होती, सारी होती, लेकिन आप देखते हैं कि वो सिर्फ टीआरपी के हिसाब से चीज़ों को करते हैं।